हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वाली जो वीडियो है, एक नए सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं अपने यूट्यूब पे। तो उसी सीरीज का ये हिस्सा होगी। और इस सीरीज में हम जो स्टूडेंट के डायलेमास होते हैं, स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको यहाँ पे लाएंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इनरोल्ड हैं मेरे प्रोग्राम में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, राइट। और वो कई बार उनके मन में बहुत सारे डायलेमास होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि तो उन चीज़ों को लेकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई करे तो करे क्या। अगर कोई डिसीजन लेना है तो हम कैसे लें डिसीजन, वो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो मुझे लगा कि अगर हम इस सीरीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को डिस्कस कर सकते हैं। प्लस आप लोग भी जो व्यूअर है मेरे चैनल पे, वो लोग भी अपना कमेंट डाल सकते हैं कि भाई एक अच्छा डिसीजन क्या हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी हेल्प हो सकती है किसी भी स्टूडेंट की, राइट। तो आज जिस स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ वो हमारे ही प्रोग्राम में लास्ट ईयर इनरोल्ड स्टूडेंट है। ठीक है। तो उनकी मैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो उनकी जो पढ़ाई है वो इकोनॉमिक्स में है और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। वो काफ़ी यंग है, अभी 22-23 साल की हैं और काफ़ी यंग है। तो पिछले साल उन्होंने पहली बार ये एग्ज़ाम दिया था आरबीआई ग्रेड बी का, लेकिन उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, वो फेज़ वन में ही रह गई। और इस साल कहीं न कहीं वो काफ़ी परेशान हैं कि उनको अगली साल मतलब अब 2025 वाले बैच में एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ये डायलेमा उनको कहीं क्योंकि इसमें रिस्क है, राइट। आपको पता ही है कि इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क है। तो उस रिस्क से वो थोड़ा परेशान है। और दूसरा जो उनके पास ऑप्शन है इस टाइम पे, वो दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे बताया कि सर वो सीएफए कर सकती हैं, कि उनके पास एक ऑप्शन है कि वो सीएफए करना चाहती हैं। और वो भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। तो उसके बारे में तो वो उनके अभी जो अगर हम एक सिंपली अगर टू ऑप्शन बनाएं इसमें, तो एक ऑप्शन है कि हम आरबीआई देना चाहते हैं, अगले साल का देंगे। या दूसरा ऑप्शन है कि हम आरबीआई नहीं देंगे और सिर्फ सीएफए की तैयारी करेंगे। या तीसरा ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट कहता है कि भाई मैं दोनों करना चाहूंगा, सीएफए भी दूं, पढ़ाई करूं, और आरबीआई का भी एग्जाम दूं 2025 वाले बैच में। तो ये पूरा एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन है जो सामने आया। और ये स्टूडेंट ने मुझे रीच आउट किया, मुझे मैसेज किया, कहा कि सर ये सारी सवाल है मेरे, आप प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए, बताइए कि कैसे मैं डिसीजन ले सकती हूँ जो। तो ऑब्वियसली अब मैं अपनी बात अगर बात करूँ तो मैंने इनसे बात की और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं खुद से तो उनका डिसीजन नहीं ले सकता, राइट। लेकिन मैं उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि इस पूरे सिचुएशन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने उनको कही कि भाई देखो, जो पहला जो थर्ड ऑप्शन आपने बताया कि भाई सीएफए के साथ आरबीआई करना है, मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन तो कहीं से भी इतना फिजिबल मुझे नहीं लगता। उसका बड़ा रीजन ये है कि सीएफए अपने आप में ही एक बड़ी लड़ाई है। ठीक है, एक टफ एग्जाम है, काफी महंगा एग्जाम है। तो इस वजह से अगर किसी को सीएफए की तैयारी करनी है तो उस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ डेडिकेशन, प्लस मनी भी काफ़ी इन्वॉल्व है। उस सिचुएशन में अगर आप सोचोगे कि मैं साइड बाय साइड एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर लूँ, तो मुझे नहीं लगता वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हो सकता है आप अपने खुश करने के लिए कुछ कोर्सेज बाय कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें अपने मतलब एक होता है ना अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, हम कई बार क्या करते हैं कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई, लोगों को बताने के लिए हाँ हम साथ साथ में वो भी दे रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी दो ऐसे एग्जाम या दो ऐसी चीजें जो कि आपको लगता हो कि एक दूसरे के पाथ में आती ही नहीं है, कुछ आइडेंटिटी उनमें कुछ आइडेंटिकल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई पॉसिबिलिटी होती है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने की, राइट। बहुत दिक्कत आएगी कि आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो मुझे कहीं से भी इतना सूटेबल नहीं लगा। तो मैंने उनको बताया भी कि एक बार आप जाके सीएफए का सिलेबस देख लो, एक बार ही आप जा करके देखो सीएफए में कितनी तैयारी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आरबीआई का तो आपने ऑलरेडी करके देखा है, तो आपको पता ही है कि आरबीआई कितना टाइम ढूंढता है, कितनी उसमें टाइम देने की जरूरत है। एट द सेम टाइम जो सीएफए है वो भी उसी के जैसा है। इनफैक्ट जो सीएफए यूएस वाला एग्जाम होता है वो तो काफी टफ होता है, राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहीं ना कहीं इस बात को समझें कि भाई ये चीज़ पैरेलली तो नहीं चल सकती। ठीक है, प्रैक्टिकली मेरे को नहीं लगता इतना पॉसिबल है। कोई अगर मतलब कोई अगर कर जाता है तो आई एम रियली, मेरे तरफ से सैल्यूट है ऐसे पर्सन को जिसने ऐसा अचीव किया हो, राइट। बट एक नॉर्मल सिचुएशन में एक एवरेज स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं। तो मैंने ये बात पहले कही। दो ऑप्शन अब रह गए कि क्या आरबीआई के एग्जाम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर अपना सीएफए की तैयारी करनी चाहिए। यही दो ऑप्शन अपने पास रह गए थे, राइट। अब इसमें जो दो तीन फैक्टर्स को जिसको मैंने कंसिडर किया जिस डिसीजन के ऊपर बात करते समय, वो पहला फैक्टर था कि भाई आपका रिस्क का एपेटाइट कैसा है।
ठीक है, जैसे मैंने उनको कहा कि अभी आपकी यंग एज है, काफी कम एज है, अभी आप आराम से 2 3 4 साल रिस्क ले सकते हो लाइफ में। 2 3 साल आदमी अगर 22 23 का होता है तो वो 2 3 साल तक आराम से रिस्क ले सकता है। मैं तो ऑलमोस्ट लाइक 35 36 का हो गया हूँ, आज भी रिस्क लेने में घबराता नहीं हूँ। आई लाइक टू टेक रिस्क। तो हर आदमी का एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है कि भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो और इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि भाई रिस्क लेते समय हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, राइट। मैं देख रहा हूँ भाई मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की दिक्कत है, और उसमें मैं रिस्क ले लूं और जाके पैसे खराब कर दूं, तो मुझे नहीं लगता वो कोई प्रैक्टिकल आइडिया होता है, राइट। तो आपको अपना फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखना पड़ता है कोई भी रिस्क लेने से पहले कि भाई ये सिचुएशन में या इस कंडीशन में या अभी जो मेरी कंडीशन फैमिली की चल रही है उस कंडीशन में मैं रिस्क ले सकता हूं या नहीं ले सकता। अगर तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल अच्छा बैकअप है, तो आपको रिस्क लेना चाहिए कि भाई बिल्कुल आप तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है घर में। और वहां पे तीसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है फैमिली सपोर्ट, कि फैमिली का सपोर्ट कैसा है, फैमिली क्या चाहती है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, राइट। मम्मी पापा का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है हमारे डिसीजन में, तो कहीं ना कहीं अगर मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है तो मेरे लिए चीजें काफी आसान हो जाती है, राइट। लेकिन अगर मेरी फैमिली सपोर्ट ही नहीं कर रही, मान लो मेरे मम्मी खुश नहीं है, मेरे पापा खुश नहीं है, तो आपके लिए भी तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स नॉट इजी। ठीक है, घर वालों से लड़कर या घर वालों के अगेंस्ट जाकर कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, बाद में हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आप कहो कि हाँ भाई मैंने अपने दम पे करके दिखा दिया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस सिचुएशन में मैंने कहा अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है कि आप रिस्क ले सकते हो पर्सनली, एट पर्सनल लेवल। नंबर टू, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आपके घर की, राइट। एंड नंबर थ्री, आपको फैमिली का सपोर्ट कैसा मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि फैमिली सपोर्ट उनके पास अच्छा खासा है, फैमिली सपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली भी वो ठीक ठाक कर रही हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो आरबीआई दे सकती है, क्योंकि यंग एज है, अभी 1 2 साल ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ एक बड़ी बात क्या होती है ना, कि कई बार क्या होता है हम रिस्क नहीं लेते, छोड़ देते हैं, कहते हैं यार चलो छोड़ दो। जैसे मेरे पास स्टूडेंट 22 में आया था, ठीक है, 22 में उसका नहीं हुआ, उसने फिर दोबारा दिया, रिस्क लिया 23 के लिए, और 23 वाले बैच में वो क्वालिफाई कर गया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई उसका रिस्क तो कामयाब हो गया, सबका तो नहीं होता। बट मेरा कहना है कि वो भरोसा, वो सेल्फ बिलीफ कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर दिखानी पड़ती है कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं या हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो वाला पॉइंट जो था, मैंने कहा देखो भाई अगर आपका सेल्फ बिलीफ बन रहा है, क्योंकि आपने कुछ तैयारी तो आरबीआई की होगी, राइट। तो अब आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, कुछ लेवल से ऊपर से ही स्टार्ट करोगे। तो अगर तो आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए, तो आपको इसके लिए डेफिनेटली इसमें मतलब जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि एक बार आपकी एज निकल गई ना, जैसे इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि भाई अगर आपकी एज निकल गई तो बाद में ना आपको बहुत दुख होता है कि भाई मैं काश थोड़ा ट्राई कर लेता, थोड़ा सा और एग्जाम दे लेता, तो मेरे लिए चीजें काफी आसान हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं, या मैं निकाल लेता शायद मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि कई बार ऐसे लोग निकाल लेते हैं आपके सामने जिसको देखकर आपको लगता है ओ यार ये तो मेरे से पढ़ने में भी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी इसने देखो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अगर मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला होता, मैंने कोई थोड़ा दिमाग लगाया होता, तो मेरा अब तक हो गया होता। राइट, ये वाला फोमो फीलिंग बहुत आता है कहीं ना कहीं बाद में। तो जब तक मेरे पास, मुझे लगता है कि अगर आपके पास एज है तो उस एज को यूज करना चाहिए 1 2 बार एग्जाम देने में, सो दैट कि आप एक बार मतलब श्योर हो जाओ कि भाई आपको अंदर से फीलिंग आ जाए नहीं भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मेरा किस्मत मेरी साथ नहीं दे रही, मेरा नहीं हो पा रहा है। जब ऐसी बात अंदर से फाइनल हो जाए एक बार ना, उसके बाद आदमी किसी भी चीज को छोड़ सकता है। उसके बाद उसको गम नहीं होता उस चीज का कि भाई मैंने इसको छोड़ा तो क्यों छोड़ा, उसका लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो एक बार के अटेम्प्ट पे ही किसी चीज को छोड़ देना मुझे लगता है वो थोड़ा सा अर्ली होगा, क्योंकि कई बार तो पहली बार एग्जाम देने में, देते समय समझने में ही टाइम लग जाता है भाई कि कितनी, कहते हैं ना कि एग्जाम, आप समझ रहे हो, राइट। आपको प्रोसेस ही नहीं पता भाई, अभी पहली बार तो आपने एग्जाम दिया है, सिलेबस समझा, तैयारी शुरू की, कौन सा मटेरियल पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो वो वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं सामने आके खड़ी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में एक बार और देना या 2 बार और बनना, एक बार एटलीस्ट और देना मुझे लगता है बिल्कुल बनता है कि एक बार आपको और ट्राई करना चाहिए। तो ये तो हो गया ऑप्शन वन के ऊपर बात की हमने। ऑप्शन टू के ऊपर मैंने कहा देखो भाई अगर तो आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, आपको लगता है मैं रिस्क नहीं ले सकती, या और एक फेलियर होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस और लूज हो जाएगा, मैं कहीं ना कहीं इतना ज्यादा और पेन नहीं ले सकती, मुझे और तकलीफ होती है इस चीज से, या मेंटली मैं उतना अच्छा फील नहीं करती, तो मेरे को ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द डे, आप प्रोफेशन कोई भी चूज करो, काम कुछ भी करो, तैयारी कोई भी करो, पढ़ाई कुछ भी करो, आपका खुश रहना, आपका हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। राइट, अगर आप खुश नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो कोई भी काम अगर आप करोगे ना, वो कितना भी पैसा आपको देता होगा वो काम आपको खुशी नहीं मिलती। राइट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है कि भाई
आपकी खुशी कहाँ लाई कर रही है। अगर तो आपको लग रहा है भाई मेरा एपेटाइट नहीं है, तो जब मैंने स्टूडेंट से बात की मुझे ऐसा लगा कि उनका एपेटाइट इतना ज़्यादा रिस्क में नहीं दिख रहा मुझे। वो बार-बार मुझे कह रही थी कि सर अगर एक बार और मैं फेल हो जाऊँगी तो मेरे को और बहुत दुःख होगा, मेरे को लेने में तकलीफ होगी। तो और मेरे को अपने थोड़ा एजुकेशन पे भी उनको डाउट हो रहा था कि मेरी जो पढ़ाई है वो इतने अच्छे कॉलेज से नहीं है, या जो मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है वो इतनी अच्छी अच्छी नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स अंडररेटेड है हमारी कंट्री में, राइट? इकोनॉमिक्स की पढ़ाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, अच्छी पढ़ाई है। उसको इतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जैसे फॉरेन कंट्री में इकोनॉमिक्स की बहुत वैल्यू है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट भी आ रहा था। तो मैंने कहा आप थोड़ा टाइम लगाओ, आप सीएफए को जाके देखो, एक्सप्लोर करो, देखो उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि आरबीआई तो चलो आपको समझ में आ गया कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाओगे, आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हो, राइट? सीएफए में भी एक बार जाके देख लो, क्योंकि सीएफए भी अपने आप में काफी टफ एग्जाम है, इट्स नॉट एन इजी एग्जाम। तो आप एक बार उसको जाकर एक्सप्लोर करो और देखो कि वो एग्जाम आप दे सकते हो या नहीं दे सकते, या कितना आपको लग रहा है कि आपने उससे रिलेटेड पढ़ाई की है या नहीं की है। तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी गाइडेंस, उसके बाद ही आप ये डिसीजन ले पाओगे कि सीएफए मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ की बात की, मैंने दोनों डिस्कशंस किए उनके साथ, काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई हमारी। और फाइनली मुझे ये समझ में आया कि आरबीआई तो शायद उनके लिए मुश्किल लग रहा है अभी करंट सिचुएशन, अभी वो मुझे बताएंगी। कहीं ना कहीं मैं वेट कर रहा हूँ उनके डिसीजन का कि वो उन्होंने क्या फाइनल डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले सकता और मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैंने उनको ये भी कहा कि आप ये डिसीजन लेते समय आप मेरी सलाह मान करके ज़्यादा किसी से, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछ करना आदमी और कंफ्यूज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो डिसीजन लो जो आपको सही लगता हो, क्योंकि एक एज ऐसी आ जाती है लाइफ में आदमी के जहां के बाद वो अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को या अपने सिबलिंग्स को ब्लेम नहीं कर सकता। उसको अपने डिसीजंस को ओन करना पड़ता है कि भाई जो भी मैंने किया है वो मैंने अपने दम पे किया, चाहे वो अच्छा किया, गलत किया, सही किया, बुरा किया, जो भी किया, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने डिसीजन अपने सोच समझ से लिया था। तो मैंने उनको कहा कि ये डिसीजन खुद से लेना, ओन करना, चाहे आप जो भी कर रहे हो, चाहे सीएफए करो, चाहे आरबीआई करो, या कोई भी और एग्जाम दो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजन ही आगे बढ़ना। तो ये हमारी पूरी डिस्कशन हुई और मैं उनके डिसीजन का वेट कर रहा हूँ कि देखता हूँ कि वो क्या डिसीजन लेती हैं। ठीक है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि उनको क्या करना चाहिए, या कोई और ऐसे पॉइंट जो हम मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, जिस पे डिस्कशन मैंने ना की हो। ठीक है, वो भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा और ऐसा पर्सपेक्टिव था जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए था। ठीक है, और ये मेरी पहली वीडियो है इस सीरीज में, तो कहीं ना कहीं अभी मेरे को भी इस तरह की वीडियोस कैसे बनाई जाती है यार उतना आइडिया नहीं है। तो मैंने कोशिश की है, तो एक अपने तरफ से एक एफर्ट डाला है, और मैं अपना ईमेल आईडी ना, अपना पर्सनल ईमेल आईडी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करूंगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरे साथ कोई डिस्कशन हो, या मैं आपके ऊपर आपके सिचुएशन को समझकर कुछ बात करूं, या अपने डिसीजन के ऊपर बात करूं, तो आप वो चाहो तो अपना उसमें पूरी डिटेल्स बताना। लेकिन अगर आप मुझे ईमेल कर रहे हो तो पूरी सिचुएशन बताना अपने बारे में, कि आपकी पढ़ाई क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी फैमिली का सिचुएशन क्या है, वो सारा कुछ अगर आप मुझे बताओगे तभी हम किसी चीज को पर्सपेक्टिव से, हर तरफ से, उसको एंगल से डिस्कस कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक अच्छा सा नाम बताएं यार, इस सीरीज का नाम क्या रख सकते हैं हम? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना कि इस सीरीज का नाम क्या रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। अगर आप इस सीरीज को पसंद करोगे और लाइक करोगे तो हम और भी लोगों की शायद हेल्प कर पाएंगे इस सीरीज के थ्रू। और काफी सारे क्वेश्चन कई बार कॉमन भी होते हैं, हो सकता है कि जो आज हमने बात की हो वो आपके भी लाइफ से काफी मैच करता हो, राइट?